नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स क्विज में। और आज जो है 14 सितंबर है। 14 सितंबर को जो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत के साथ साथ हम लोग देख लेंगे विश्व के कई ऐसे देश भी हैं जिनमें हिंदी को काफ़ी लोकप्रियता हासिल है। तो उन देशों में हम एक दो देशों को देख लेते हैं, फिर आगे अपना करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इसमें देखेंगे कि हम जो कैरिबियाई क्षेत्र है उसमें गुयाना देश है, जहाँ पे हिंदी को काफ़ी लोकप्रिय भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। त्रिनिदाद एक ऐसा देश है। सूरीनाम है, ये सब जो है कैरिबियाई क्षेत्र के देश हैं, ठीक है। सूरीनाम है। अगला देश देख लेते हैं हम, सिंगापुर है। सिंगापुर में एक भारतीय प्रवासियों की सिंगापुर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि भारतीय प्रवासियों का एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या में जो है लोग जो है वो हिंदी भाषा को आधिकारिक तौर पे मांग कर रहे थे इसको दर्जा देने की। तो उस टाइम तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे ये संघर्ष चलता रहा, जिससे 1992 में जो क्या है 1992 में अभी इसको जो है एक यहाँ के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल में पढ़ाने के लिए भारतीय 5 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी है, जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती और बंगाली 5 भाषाएं जो हैं वो शामिल हैं। भारतीय 5 भाषाएं शामिल हैं इसमें, ठीक है। मॉरिशस अगला जो देश है वो, यहाँ पे भी जो है भारतीय प्रवासियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें से आप देखेंगे दक्षिण भारतीयों की जो है जनसंख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक टाइम था जब तमिल भाषा यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय हुआ करती थी। अब क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे जो है भोजपुरी काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है। ये भोजपुरी जो है वो हिंदी के पर्याय में ही बोली जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी जो है हिंदी को काफ़ी लोकप्रियता है कुछ द्वीपों में यहाँ पे। और अगला जो देश हम देखेंगे वो है नेपाल। नेपाल जो भारत का एक पड़ोसी देश भी है। यहाँ पे खासकर आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो लोग जो हैं वहाँ यहाँ पे हिंदी को है अपनी मातृभाषा ही है। इन लोगों की जो यहाँ के लोग जो है हिंदी को मातृभाषा इनकी जो है मातृभाषा है हिंदी। आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में जास्कर महोत्सव 2024 जो है आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख में ये महोत्सव शुरू हुआ है अभी 13 सितंबर से। इसकी जो शुरुआत है वो 13 सितंबर से हो चुकी है, जिसमें पदुम जास्कर लद्दाख में ये शुरू हुआ है। और इस महोत्सव में ये लोग जो हैं इनका जैसे अपना ट्रेडिशन है, कल्चर है, रिलीजियस बिलीफ्स है, इसको प्रदर्शित करने का एक माध्यम है ये महोत्सव। ये महोत्सव आमतौर पर गर्मियों के दौरान होता है, ठीक है, जिससे कि जो पर्यटक हैं वो आसानी से आ सकें। इसमें मुखौटा नृत्य का मुख्य आकर्षण होता है, जिसमें लोग मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। ये यहाँ के जो है लोकल फेस्टिवल्स में एक महोत्सव के रूप में मनाते हैं। यहाँ जो पारंपरिक खेल में आप देखेंगे तो पारंपरिक खेल में जो है इनका धनुष और बाण है, आर्चरी और पोलो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे संस्करण को मंजूरी दी है? तो ये अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें इस परियोजना के तहत मंजूरी मिली है। वो कौन सा ईयर है? 24-25 से लेकर के 28-29 तक के वर्ष को जो है मंजूरी दी गई है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देख लेते हैं। इस योजना के तहत जो है लगभग 62,500 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी, जिसके तहत जो भी बजट प्रस्तावित किया गया था वो 17,125 करोड़ का है, जिसमें केंद्र का हिस्सा है 49,087.50 करोड़ और राज्य का हिस्सा है 21,037.50 करोड़ रुपए है। इसका जो इस प्लान के तहत जो इनका उद्देश्य है वो
जितने भी मैदानी क्षेत्र में 500 प्लस जो पॉपुलेशन है उनको, और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज, केंद्रीय शासित प्रदेश जो हैं, जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 250 से मतलब प्लस है, 2000 प्लस 200 प्लस से, उनको इसमें शामिल किया गया है। और जो कुछ स्पेशल कैटेगरीज के क्षेत्र हैं और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनकी आबादी जो 100 प्लस है, उनको इस सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा, उनको इसमें जो है शामिल किया गया है। उसका जो उद्देश्य है वो जैसे अनकनेक्टेड सेटलमेंट्स हैं 25,000 जिनकी संख्या निर्धारित की गई है, असंबद्ध बस्तियों को जो मतलब उनको कोई भी वहाँ से कोई रोड नहीं है, तो इनको जो है मेन रूट जो नेटवर्क होगा उससे इनको जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें कई सारी कनेक्टिविटियाँ जो है प्रदान की जा सके। ये इस परियोजना का उद्देश्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अभी ये DRDO ने किस स्थान से शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदीपुर से किया हुआ है। ये 12 सितंबर को किया गया था। ये उड़ीसा के चांदीपुर तट से हुआ है। और मिसाइल का जो परीक्षण है ये भारतीय नौसेना और DRDO ने मिल करके किया है। ये पूरी तरह से जो है वो स्वदेश में निर्मित है ये मिसाइल, जिसका वजन 170 किलोग्राम है, और मिसाइल जो है वो 80 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ये जो मिसाइल है इसको नौसेना के जो जहाज़ होते हैं उसमें वर्टिकल लेंथ लॉन्च सिस्टम में लगाया जाता है उनको, इसीलिए इसको वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद के द्वारा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा का विघटन करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 174 के तहत क्या होता है कि विधानसभा का विघटन, राज्य में विधानसभा का विघटन किया जाता है। केंद्र में देखेंगे तो आर्टिकल 85 है। ओके, राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर नायब सिंह की अध्यक्षता में एक स्टेट कैबिनेट की बैठक हुई थी। इन्होंने जो है जो 14th असेंबली को जो है विघटित कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी इलेक्शन होने वाला है जिसमें 15वीं असेंबली का गठन होगा। तो जब तक गठन नहीं होता है तब तक जो अब ये विधानसभा तो विघटित हो गई भाई, तब तक कोई तो शासक होगा ना जो सरकार चलाएगा। तो अभी जो है चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के हैं नायब सिंह सैनी, इन्हीं को एक कार्यवाहक के तौर पे मतलब केयर टेकर के तौर पे इनको ये चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे जब तक कि 15वीं असेंबली का गठन नहीं हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही तापी पाइपलाइन परियोजना में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें हम देख लेते हैं तुर्कमेनिस्तान ये भी शामिल है, अफ़गानिस्तान ये भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ईरान इसमें शामिल नहीं है। ये 3 देशों के साथ साथ ये तापी परियोजना है। तापी से यहीं से आप देख लीजिए, तापी, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफ़गानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत 4 देश हैं वो इस परियोजना में शामिल हैं। और ये जो परियोजना है ये दक्षिण एशिया से होकर गुजरने वाली 10 बिलियन की गैस पाइपलाइन पर इन्होंने जो है काम शुरू कर दिया है अफ़गानिस्तान, इसीलिए ये जो है अभी चर्चा में है। इसकी जो शुरुआत जो हुई थी ये समझौता दिसंबर 2010 में ही हुआ था, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ने ये समझौता किया था। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो तुर्कमेनिस्तान के गैल्किनिस क्षेत्र से होगी, वहाँ से ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत का जो एक शहर है फजिल्का
कहाँ पे है ये पंजाब में है, जो कि भारत और पाक सीमा के निकट में है, वहाँ तक ये आएगा। तापी पाइपलाइन की जो लंबाई है, कुल लंबाई 1814 किलोमीटर है। इसे शांति पाइपलाइन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो साउथ ईस्टर्न जो तुर्कमेनिस्तान है उसमें उसका जो गलकिनीज क्षेत्र है वहाँ से प्रतिवर्ष 33 बिलियन क्यूबिक मीटर जो नेचुरल गैस है उसको एक्सपोर्ट करना है इनका मुख्य उद्देश्य। इससे जो प्रभाव होगा वो आप देखेंगे, जो हैवी फॉसिल्स फ्यूल्स हैं और सॉलिड फ्यूल्स के स्थान पर क्लीन नेचुरल गैस का उपयोग होगा, उससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में अरुणा वासुदेव का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका जो संबंध है ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री से था। और ये जो है अभी 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका जो योगदान रहा है वो इंडियंस और एशियन मूवीज़ में काफ़ी रहा है, जिसके कारण इनको जो है अरुणा वासुदेव को मदर्स ऑफ एशियन सिनेमा कहा जाता है। ओके, थैंक यू।